ओके दोस्तों, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने कर लिए थे, बट क्यों किए थे वो तो हमें नहीं पता था। ठीक है, वो इतना सब कुछ हमने क्यों किए, इतना दिमाग के दही क्यों किए, ये सब कुछ अब हम लोग देखने वाले हैं। दिस इज द रियल स्टार्टिंग ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां पर अब हम लोग प्रॉपर रोटेशन को लेकर बातचीत करेंगे। सो व्हाट इज टॉर्क? पहला चीज हम डिफाइन करेंगे टॉर्क। अच्छा, ट्रांसलेशनल मोशन का रीजन क्या था? फोर्स। तो टॉर्क इज नथिंग बट द रीजन बिहाइंड रोटेशनल मोशन। टॉर्क इज नथिंग बट द रीजन यानी कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, सो हाउ डज इट वर्क? हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक्सिस को तो डिफाइन कर दिए थे। तो मान लो हमारे पास कोई भी बॉडी है, ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, मैं बॉडी को दिखा नहीं रहा हूं, मैं केवल एक्सिस दिखा रहा हूं। और ये वाले पॉइंट पे ए का फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ वेक्टर समथिंग लाइक दिस। जो पॉइंट पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो पॉइंट पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लो वो वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। ठीक है, तो टॉर्क दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, टाउ वेक्टर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क टाउ वेक्टर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, सो बेसिकली मोमेंट मतलब हम जानते हैं कोई भी चीज का अगर हमें मोमेंट लेना है तो सिंपल सी बात है, टॉर्क वेक्टर टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। The torque vector is defined as r vector cross f vector. R is the position vector of the point जहां पर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड f vector is basically the applied force. ठीक है, अच्छा, टॉर्क हमारा कोई बॉडी पे जीरो कब होगा? देखो ध्यान देना, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज RF sin theta. Theta is the angle between R vector and F vector. अच्छा, बाय द वे एक बात ध्यान रखना, थीटा इज द मैग्नीट्यूड। यहां पर बहुत लोग पढ़ा देते हैं जो ये क्लॉक दोनों वेक्टर में ए डॉट बी में कुछ लोग ये सब बोलना चालू करते हैं, एंगल को क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है। थीटा का वेक्टर में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये बात सुन लो कान खोल के, क्योंकि देखो बोलोगे से फर्क क्या पड़ता है अगर वो रूल हम फॉलो करेंगे। नहीं, अगर मोर देन वन क्रेडिट में थियोरिटिकल में पूछा थीटा में एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। जो पढ़ा रहा है वो गलत पढ़ा रहा है, एब्सोल्यूट गलत पढ़ा रहा है, ब्लंडर कर रहा है। मुझे कहीं पर दिखा है, तुम्हें इसलिए बता दे रहा हूं। तुम लोग कहीं और देख के अगर ये आओगे तो उसके बाद पूछोगे, लगेगा जो भाई यहां पे थीटा में क्यों हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर रहे। वेक्टर में थीटा का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। ठीक है, हमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल लेने का तरीके का इंटरप्रिटेशन है, वो हमारा हेड टू हेड या टेल टू टेल होना चाहिए। ठीक है, वो है, लेकिन उसके बाद तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा इज द मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन होता है वो थीटा का डायरेक्शन नहीं होता है, वो हमारा डायरेक्शन होता है कहां पे हाथ रख के फिंगर को किस तरफ कर्ल कर रहा हूं उसके ऊपर। वो थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, एब्सोल्यूट बकवास, राइट। सो टाउ इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। सो torque on a body is equals to 0 if, ठीक है,
हमारा कोई बॉडी पे टॉर्क कब जीरो होगा? सबसे पहला, फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट एक्चुअल में हमारा जीरो हो, ठीक है। दूसरा, फोर्स passes through the axis, जो हमारा है वो एक्सिस के थ्रू हमारा पास कर जाए, ठीक है। यानी आर वेक्टर जीरो हो, यानी फोर्स हमारा एक्सिस पर ही लगे, तो इन दैट केस हमारा टॉर्क जो होगा वो होगा हमारा जीरो। और तीसरा जो कंडीशन है वो है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। दैट इंप्लाइज आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर पैरेलल। इन तीनों कंडीशन में हमारा कोई फोर्स का जो टॉर्क होगा, ठीक है, वो हमारा जीरो होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा स्लाइडिंग दरवाजा वर्सेस जो नॉर्मल दरवाजा है उसके बारे में सोचूं। स्लाइडिंग दरवाजा को खोलने के लिए हमें लगाना पड़ता है फोर्स, ठीक है। जो स्लाइडर होते हैं उसके अलावा वो स्लाइड करते हुए जाते हैं, तो हमें दरवाजे को एक्सेलरेशन देनी होती है, तो उसको हमें देना होता है क्या? फोर्स, राइट। नाउ जो हमारा नॉर्मल दरवाजा है उस दरवाजे में डेफिनेटली एक हिंज होता है, उस दरवाजे में डेफिनेटली एक हिंज होता है, वो हिंज हमारा एक्सिस है। नाउ अब हम लोग कैसे टॉर्क को जीरो करेंगे? यानी नॉर्मल हम लोग अगर ऐसे करके खींचते हैं तो खुल जाता है, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है एंगुलर एक्सीलरेशन डेवलप होता है। जैसे वहां पर लीनियर एक्सीलरेशन डेवलप होता है, तो यहां पर हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो डेवलप होता है, दरवाजे जो है वो हमारे खुल जाते हैं। तो दरवाजा कब नहीं खुलेगा? या तो मैं ऐसे खड़ा रहूं, नहीं खुलेगा, फोर्स नहीं लगा रहा तो क्यों खुलेगा, राइट। या तो हम फोर्स को सीधा हिंज पे लगा दे, सीधा हिंज पे लगाने पर ऑब्वियस सी बात है दरवाजे हम खोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तुम लोग देखे होंगे जो दरवाजे का जो खोलने का हैंडल होता है वो हमारा काफी ज्यादा दूरी पे होता है, ठीक है, वो हमारा काफी ज्यादा दूरी पे होता है, राइट। तीसरा, या तो हम दरवाजों को ऐसे स्ट्रेट खींचने का ट्राई करें। अगर हम दरवाजे को ऐसे पैरेलल खींचेंगे तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है हमारा आर वेक्टर और एफ वेक्टर हमारा पैरेलल हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। या फिर हम दरवाजा को धक्का मारे, वो भी पैरेलल का ही कंडीशन है, एंटी पैरेलल नहीं होता है, कुछ नहीं होता, बकवास है, लाइक अनलाइक होता है। हाँ, हमने बात किए थे उसमें। सो इन सारे के सारे केसेस में हमारा टॉर्क जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज द कंडीशन। तो अगर इफ टाउ इज इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज बॉडी हैज नो रोटेशनल टेंडेंसी। बॉडी में कोई भी रोटेशनल टेंडेंसी जो होगा वो हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन फोर्स लगा रहा हूं, ट्रांसलेशनल टेंडेंसी डेफिनेटली आ सकता है। भाई दरवाजे को अगर बहुत जोर से खींचूंगा, ठीक है, या फिर हिंज में जाकर धक्का मार रहा हूं, खुलेगा नहीं, टूटेगा, टूट तो सकता है, राइट, टूट डेफिनेटली सकता है, राइट। नाउ टॉर्क टाउ में क्या लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, and that can be interpreted as r into f sin theta, or that can be also interpreted as f into r sin theta. सर आप इस तरीके से क्यों लिख रहे हो? ध्यान दो, सुनो। मान लो हमारे पास कोई भी
ठीक है, ये है हमारा एक्सिस, ये है हमारा आर वेक्टर। फोर्स जो है वो मान लो ऐसे लग रहा है, दिस इज द एफ वेक्टर। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये हमारा आर वेक्टर है, ये वाला एंगल है मेरे पास थीटा। ठीक है, नाउ ये वाले फोर्स को मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, दिस इज एफ कॉस थीटा, दिस इज एफ साइन थीटा, दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। राइट, समझ में आया? मैं फोर्स को यहां पर दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लिया, एक एफ कॉस थीटा और दूसरा है एफ साइन थीटा। ध्यान देना, एफ कॉस थीटा आर वेक्टर के साथ कोलिनियर है, यानी पैरेलल तो है ही है, तो देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा, देयर विल बी नो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का जो साइन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सो सिंपली जो मेरा टॉर्क आएगा टाउ। कैन आई राइट दिस इज जो एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस है वो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। कैन आई से जो हमारा टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, यानी मैंने एफ को यहां पर कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर रहा हूं। इन द सिमिलर नोशन ये हमारा आर है, ठीक है, आर वेक्टर है, और ये है हमारा एफ वेक्टर। अगेन दिस एंगल इज थीटा। Now, can I simply resolve R into two components? This and this. This angle is also theta. So, this is R cos theta magnitude wise and this is R sin theta. And इसके साथ F जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो दोस्तों आर कॉस थीटा और एफ तो हमारा पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इसके चलते हमारा कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो टॉर्क जो होगा दैट विल बी सिंपली एफ इंटू आर साइन थीटा, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आया? नाउ अब ध्यान दो, ये हमारा बेसिक टॉर्क का अंडरस्टैंडिंग है, राइट? अच्छा, सो अ फोर्स when applied on a body, ठीक है, अगर कोई फोर्स को मैं कोई बॉडी पे लगा रहा हूं, कैन क्रिएट क्या? नंबर 1 ट्रांसलेशनल टेंडेंसी। ओके, एक बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ट्रांसलेशनल टेंडेंसी क्रिएट हो सकती है, या तो बॉडी को जो क्रिएट हो सकती है वो हो सकती है रोटेशनल टेंडेंसी, वो बॉडी हमारा रोटेट कर सकता है, और तीसरा पॉसिबिलिटी है जो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हमारा क्रिएट हो जाए। ठीक है, समझ में आया? इसका क्लासिक एग्जांपल है, सुनो। जो मान लो मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है, ये वाला रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है इस पर फोर्स लगाऊं, दिस इज द सेंटर ऑफ मास।
और ये फ्री टू मूव है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में पड़ा हुआ है। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे मैंने फोर्स लगाता हूं तो ये वाले केस पे केवल और केवल ट्रांसलेशन होगा, नो रोटेशन। तुम बोलोगे सर आपने सेंटर ऑफ मास को ही एक्सिस क्यों माने? आप कोई भी पॉइंट को मान सकता था कायदे से। उस पर सिंपल बात है, ध्यान देना। ये वाला जो रॉड है उसका हर पॉइंट एक्सिलरेटेड है, ठीक है। एक्सिलरेशन तो होगा ही होगा, F इक्वल्स टू m इंटू SCM। वो तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से पढ़ के आए हैं। सेंटर ऑफ मास इसके पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, वरना ये टॉपिक पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो हर पॉइंट एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो वैसे हम लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो वैसे हम लगा ही नहीं सकते हैं, ओके। लेकिन जो भी हमारा स्यूडो फोर्स होगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करेगा। तो स्यूडो फोर्स हमारा सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है, तो अगर मैं एक्सिस को सेंटर ऑफ मास पे ही ले लूं तो फोर्स और करस्पॉन्डिंग स्यूडो फोर्स दोनों हमारा एक्सिस के थ्रू पासिंग फोर्स होगा। तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क हमारा नेट पे जीरो आ जाएगा। तो हम बोलेंगे about the center of mass there is absolutely no rotational tendency। अच्छा, वैसे ही अगर मान लो यहां पर मेरे पास ये हमारा जो रॉड था दिस वाज फ्री टू मूव, ठीक है। ये हमारा फ्री टू मूव था, ठीक है। अब मान लो मैंने रॉड का यहां पर हिंज कर दिया, यहां पर मैंने रॉड को हिंज कर दिया और अब मैं यहां पर एक फोर्स लगा रहा हूं F। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, हिंज के कारण ये रॉड मूव तो नहीं कर सकता, ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। तो सिंपल सी बात है यहां पर ओनली रोटेशन, क्योंकि हिंज के अबाउट टॉर्क तो डेफिनेटली लगेगा। ये हमारा R है तो रोटेशन तो होगा, नो ट्रांसलेशन, ठीक है। और अगर मान लो तीसरे केस के बारे में मैं कंसीडर करूं, ठीक है, अगर मैं तीसरे केस के बारे में कंसीडर करूं तो यहां पर मान लो मैंने फोर्स लगा दिया एंड दिस इज फ्री टू मूव। तो ऑब्वियसली हमारा सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि F इक्वल्स टू m इंटू SCM। और एंड वहां पर इट डजेंट मैटर फोर्स में कहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास हमारा मूव भी करेगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लग रहा है। ऐसे अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहां पर जैसे रोटेट किया था यहां पर वैसा एक रोटेशन भी होने वाला है। तो यहां पर हमारा बॉडी जो है बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, यहां पर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हमारा होने वाला है, ठीक है। केवल ट्रांसलेशन, केवल रोटेशन और ट्रांसलेशन और रोटेशन तीनों हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स हम फोर्स कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, क्या बॉडी फ्री टू मूव है या फिर क्या बॉडी हमारा हिंज्ड है, यानी उसको मैंने कहीं पर कीला ठोक के रखा हूं, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक बात करेंगे, वो क्या है, कपल। व्हाट इज अ कपल, ठीक है। कपल होता है टू इक्वल एंड
opposite forces, two equal and opposite forces are acting on the body. ठीक है, कोई एक बॉडी के ऊपर उसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है वो हमारा एक्ट कर रहा है. ओके, तो फोर्सेस आर एक्टिंग, दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट points. Then it is called a couple. तब हम लोग इस चीज को बोलते हैं एक कपल. अच्छा, कपल का स्पेशलिटी क्या है? ध्यान दो, हमारे पास कोई भी एक रॉड है, मान लो इस तरीके से पड़ा हुआ है. ठीक है, रॉड का जो लेंथ है दैट लेंथ इज इक्वल्स टू L. ठीक है, रॉड हमारा वर्टिकल के साथ एंगल जो बनाता है वो मान लो थीटा है. ये हॉराइजॉन्टल सरफेस में पड़ा हुआ है, इसके साथ एंगल है थीटा, ये उसका मिड पॉइंट है मान लो. अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक फोर्स F अप्लाई किया, यहां पर एक फोर्स F अप्लाई किया, दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मैंने अप्लाई किया, एक यहां पर और एक यहां पर. ठीक है, तो F नेट जो आएगा वो F नेट मेरे पास डेफिनेटली 0 आएगा. तो M इंटू ACM जो होगा दैट विल बी 0. तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी 0. बट अगर मैं सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर हम सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ये लेंथ है L/2. तो ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी L/2 cos थीटा. एंड सिमिलरली ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी L/2 cos थीटा. तो ये जो ऊपर वाला फोर्स है उसके कारण टॉर्क कितना डेवलप होगा. ये वाला जो फोर्स है, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे देखूं, L/2 sin थीटा तो काम का ही नहीं है, वो तो हम पहले बातचीत किए थे. F इंटू R परपेंडिकुलर, सो F इंटू L/2 cos थीटा. तो ऊपर वाले फोर्स के चलते जो टॉर्क होगा टाउ 1 F इंटू L/2 cos थीटा. और ये जो टॉर्क है अगर हम ध्यान दें, इसको बोल रहा है ऐसे घूम, इसको बोल रहा है ऐसे घूम. ऐसा मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, एंटी क्लॉकवाइज. और ये जो टॉर्क है ये वाला पॉइंट के अबाउट, ये भी बोल रहा है ऐसे घूम, ऐसा. ठीक है, इसके मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज. तो जो दूसरा टॉर्क है टाउ 2 दैट विल बी ऑल्सो F इंटू L/2 cos थीटा. दोनों टॉर्क आपस में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा नेट टॉर्क होगा टाउ नेट दैट विल बी इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 दैट विल बी FL इंटू cos थीटा. तो टॉर्क जो आया है वो कितना आया है? नेट टॉर्क जो आया है मैग्नीट्यूड वाइज दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन the points of application of force. Tau net जो होगा that will be force into perpendicular distance between the points of application of force.
ठीक है। सो व्हाट इज अ कपल? अगर कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस which create. Couple is a pair of forces which create only rotational motion. Only rotational motion without any translational मोशन। कपल वो चीज है जो केवल और केवल हमारा रोटेशनल मोशन का टेंडेंसी क्रिएट करती है विदाउट एनी ट्रांसलेशनल मोशन। जब हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, मतलब बेसिकली हमारा सेंटर ऑफ मास का कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, ठीक है। और ऐसा केसेस को हम बोलते हैं प्योर रोटेशन, ठीक है। राइट